बनारस वर्ष 2011 में बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP में आयुषी अग्रवाल पढ़ती थी, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़कियों में से एक थी। आयुषी की हर अदा पर लड़के मरते थे। अर्जुन मालहोत्रा भी उसकी के साथ पढ़ता था और एक दिन उसने आयुषी को प्रपोज कर दिया। अर्जुन के ऐसा करने के बाद धीरे धीरे कॉलेज में आयुषी की इमेज पर असर पड़ने लगा, लेकिन उसकी गलतफहमी जल्दी नफरत में बदल गई जब कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आयुषी ने अर्जुन को ठुकराकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। आयुषी अब कॉलेज में असहज महसूस करने लगी। उसने कई बार यह बात अपने दोस्तों से शेयर की, लेकिन हर कोई उसी का मजाक बना रहा था। कुछ ही महीनों बाद आयुषी ने कॉलेज छोड़ दिया, यह कहते हुए कि उसकी इमेज खराब हो गई है और इसकी वजह सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा है। आयुषी अग्रवाल की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। बनारस की उस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। पहले तो उसने अर्जुन के प्रपोजल को हल्के में लिया था, लेकिन जिस तरह कॉलेज में उसकी बात फैली, अफवाहों ने उसे घेर लिया और उसकी इमेज को तार तार कर दिया। उसने खुद को उस सब का शिकार मान लिया। आयुषी, जो कभी कॉलेज की सबसे चमकती सितारों में से एक थी, अब खुद को दबा हुआ और टूटा हुआ महसूस करने लगी थी। उसने अपने आप को अपने आलीशान घर में कैद कर लिया, जहां वह दिन रात सिर्फ उस अपमान को याद करती और अर्जुन के प्रति अपनी नफरत को पालती रही। उसकी नफरत अब सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुनून बन चुकी थी जो तबाही लाने को तैयार था। वह अर्जुन को बर्बाद करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। लेकिन बनारस में रहना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। हर गली, हर घाट, हर चेहरा उसे उस दिन की याद दिलाता था। आखिरकार उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और अपने नाना के पास भोपाल, मध्य प्रदेश चली गई। वहां उसका दाखिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT भोपाल में हो गया। भोपाल में आयुषी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहां उसकी मुलाकात एक तेज तर्रार लड़के से हुई, जो उसकी तरह ही अमीर और रसूखदार था। उसके पिता का मध्य प्रदेश में मोबाइल और कंप्यूटर की 50 से ज्यादा दुकानों का कारोबार था और इसके अलावा भी कई बिजनेस थे जिनके बारे में लोग कम ही जानते थे। रोहन खुद एक तेज तर्रार और चालाक लड़का था, जिसे टेक्नोलॉजी की गहरी समझ थी। आयुषी और रोहन की दोस्ती अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आयुषी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। एक दिन रोहन अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आयुषी को कहीं ले जा रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े थे। आयुषी की नजर उन पर पड़ी और उसकी उत्सुकता जाग उठी। उसने पूछ ही लिया, इतना सारा पैसा कहां से आया? रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह मार्केट का कलेक्शन है। आज 25 लाख रुपए पार्टी को देने हैं माल के लिए। आयुषी के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। पार्टी, माल, ये सब क्या है? लेकिन उसने उस वक्त ज्यादा नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद जब रोहन फिर से पार्टी को पैसा देने जा रहा था, आयुषी ने उसके साथ जाने की जिद की। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आयुषी के बार बार कहने पर उसे साथ ले गया। उस जगह पर पहुंचते ही आयुषी को कुछ अजीब लगा। वहां बातचीत कोड वर्ड्स में हो रही थी। काला माल, साफ करना, नंबर बदलो, ऐसे शब्द जो उसके लिए नए थे। पैसे का लेन देन हुआ, कुछ बक्से गाड़ी में लोड किए गए और फिर दोनों वहां से निकल गए। वापसी के रास्ते में आयुषी का सब्र टूट गया। उसने रोहन से साफ साफ पूछा, ये सब क्या था? सच बताओ। रोहन ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आयुषी के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने खुलासा किया, देख, हमारा बिजनेस सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। हम चोरी के मोबाइल, लैपटॉप और उनके डुप्लीकेट पार्ट्स खरीदते हैं, फिर उनमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डालते हैं, नकली IMEI नंबर लगाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। ये सब ब्लैक मार्केट का खेल है। रोहन ने आगे बताया, ये 25 लाख रुपए उस माल के लिए थे जो हमें पिछले हफ्ते मिला। इस धंधे में रिस्क है, लेकिन मुनाफा इतना कि कुछ साल में करोड़पति बन जाओ। रोहन वर्मा के इस बयान ने आयुषी अग्रवाल के दिमाग में एक नई आग लगा दी। उसने तुरंत रोहन की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग मिलकर काम करते हैं। मेरे शहर बनारस में भी अपनी ब्रांच खोलो। आयुषी की बात में इतना दम था कि रोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और हां कह दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऐसा गठजोड़ बनाया
जो आने वाले सालों में साइबर दुनिया को हिला देने वाला था। रोहन ने आयुषी के कहने पर बनारस में अपनी पहली ब्रांच खोली। अगले 3 से 4 सालों में उनका धंधा तेजी से फैल गया। चोरी के मोबाइल और लैपटॉप बेचने से शुरू हुआ ये खेल अब कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ा हो चुका था। उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए। फर्जी फोन के जरिए लोगों की तस्वीरें चुराना, उनके वीडियो हैक करना और असली मोबाइल में अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए वो यूजर्स का डेटा चुराते थे, उनकी निजी जिंदगी में सेंध लगाते थे और फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। बिजनेस अब हाई लेवल पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे उनकी दुकानें और नेटवर्क भारत के हर बड़े शहर में फैल गए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह उनकी पहुंच थी। वे साइबर दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। पैसा, पावर और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिश्रण था कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। आयुषी और रोहन की जोड़ी अब एक ब्रांड बन चुकी थी। एक दिन उसने रोहन से कहा, अब हमें अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप जो सबसे बड़ा हो। जो भी टेक्नोलॉजी में कुछ जानता हो उसे हमारा गुलाम बनाना चाहिए। रोहन को उसका ये आइडिया पसंद आया। आयुषी ने अपने ग्रुप का नाम रखा बॉस 404। ये नाम उसकी नफरत, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी तकनीकी ताकत का प्रतीक था। 404 इंटरनेट की उस एरर कोड से प्रेरित था जो कुछ न मिलने की निशानी है। बॉस 404 जल्द ही साइबर क्राइम की दुनिया में एक कुख्यात नाम बन गया। आयुषी और रोहन ने अपने ग्रुप में टेक्नोलॉजी के माहिर लोगों को शामिल करना शुरू किया। हैकर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डार्क वेब के जानकार। जो उनके साथ नहीं आता उसे वो जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेते थे, या तो ब्लैकमेल करके या उनकी जिंदगी बर्बाद करके। वो पूरी दुनिया को अपने पैरों तले कुचलना चाहते थे। बनारस की गलियों से शुरू हुई उसकी कहानी अब एक ऐसी साइबर साम्राज्य की नींव बन चुकी थी जो कानून, नैतिकता और इंसानियत की हर सीमा को तोड़ने को तैयार थी। बॉस 404 का अगला निशाना कौन होने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। कहानी जारी रहेगी। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।